देखिए, जो चीज़ हमने खोई है वो मुझे लगता है कि अब नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 50 साल बाद भी ये जो मेरे पिताजी की जान गई है, उनकी हत्या हुई है, उनकी जो कमी है वो 50 साल बाद भी पूरी नहीं होगी। कुछ मिनट पहले ही जो है वो दूसरा गार्ड ड्यूटी से गया, तो वो क्यों गया, कैसे गया, पिताजी से पूछ के गया। इतनी फायरिंग होने के बाद भी गार्ड ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? ऐसे तो एज अ सन मेरे पास बहुत क्वेश्चंस है जिसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है। मुझे कभी कभी मैं जब बैठता हूँ तो मैं ऐसा होता हूँ कि उन्होंने यार पिताजी नहीं है अभी, तो वो रियलाइजेशन कब आएगा मुझे नहीं पता। मुझे लगता है 12 अक्टूबर को मैं एक ही रात में 20 साल बड़ा हो गया। तो आपको गुस्सा ज़्यादा किससे, शिवसेना यूबीटी से, कांग्रेस से, किससे ज़्यादा गुस्सा है? देखिए, शिवसेना उबट्टा से गुस्सा है, दर्द है कांग्रेस से। एक महीने से अगर मुंबई पुलिस थोड़ा उनका इंटेलिजेंस जो हम सोचते है टाला भी जा सकता था। अब मुझे बहुत सिक्योरिटी है, मगर अगर मुझे आप पूरा पुलिस स्टेशन भी दे तो मेरे पिताजी तो वापस नहीं आएंगे ना। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मेरे साथ ज़ीशान सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। पिछले 1-2 हफ्ते में आपने लगातार इनसे जुड़े हुए खबरें देखी है, हमने खुद ने इन्हें इसके चलाया भी है। ज़ीशान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपके और आपके परिवार के लिए मुश्किल समय है, और जब हम बात कर रहे हैं तब चुनाव भी हैं, उस पर तो बातचीत करेंगे। पहले आप और आपके परिवार के लिए ये पिछले कुछ समय कैसे रहे हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, फिर हम चुनाव के बारे में बात करेंगे। जो कुछ हुआ उसके बारे में अब आप जब देख रहे हैं इतने दिनों बाद, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो चीज़ हमने खोई है वो मुझे लगता है कि अब नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 50 साल बाद भी ये जो मेरे पिताजी की जान गई है, उनकी हत्या हुई है, उनकी जो कमी है वो 50 साल बाद भी पूरी नहीं होगी। मेरे परिवार के वो एक ताज बोले या मुखिया बोले, और जो चीज़ हुई वो कभी हमने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसी चीज़ हमारे परिवार के साथ हो सकती है। ये चीज़ें तो हम पिक्चरों में देखते हैं, हम कहानियाँ पढ़ते हैं, और मेरे पिताजी तो हमेशा हंसते खेलते थे। वो आपको भी जानते हैं, हमेशा हंसते खेलते थे। आज जब मुझे AB फॉर्म मिला है तो मुझे पता है कि सब लोगों के सामने मुझे गले लग के मुझे पप्पी भी देते हैं। मैं उनको बोलता कि ये चीज़ है, तो वो एकदम अलग मिजाज के इंसान थे, और उनके साथ बेरहमी से जो चीज़ हुई है वो वो दृश्य मेरे परिवार कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा, उसके बाद भी ये कमी तो खलेगी, पर न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरी माँ के लिए, मेरी बहन के लिए, जो मुझे रोज़ घर पे प्रश्न पूछती है, उनको मुझे जवाब देने के लिए कुछ है नहीं फिलहाल। अब आप एक तरीके से हेड ऑफ़ द फैमिली हो चुके हैं। जैसे कि आपने कहा, घर से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, हमारे लोगों के पास कई सवाल हैं। क्या जवाब आपको मिला है? अब तक क्या पता चल पाया है? आप भी वहाँ पर मौजूद थे, 2 मिनट के गैप के बारे में बात की जाती है। ये भी खबरें चली कि रेकी की गई, ये भी कहा गया कि आप भी टारगेट में थे, तमाम चीज़ें कही गई हैं। अब तक क्या कुछ आपको पता चल पाया है? देखिए, जितना आपको पता है, मुझे लगता है अगर आपको 100% पता है तो मुझे 95% पता है, क्योंकि जो मैं आपसे पढ़ता हूँ वो मैं कंफर्म करता हूँ, और मुझे पता चलता है कि मुंबई पुलिस भी मुझे वही कह रही है, बल्कि 1-2 चीज़ें मीडिया से ज़्यादा पता चलती है। तो ये देखिए, जो हुआ वो कैसे हुआ, मुंबई जैसे शहर के बीचों बीच मेरे ऑफिस के बाहर हुआ। हाँ, बहरहाल मेरे ऑफिस के बाहर अगर हुआ तो मुझे भी ये जानकारी मिली है रिपोर्ट से, मीडिया रिपोर्ट से, कि हम दोनों टारगेट में थे। मैंने तो पहले भी कहा है कि मेरे पिताजी ने अपनी जान गंवाई है लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के घर की लड़ाई लड़ते हुए, लोगों की जो घोर गरीब लोग हैं उनकी जो अधिकार है उनको बचाने के लिए उनकी जान गई है। उनकी जान हम ज़ाया जाने नहीं देंगे। कुछ कारण होगा कि मैं आज ज़िंदा हूँ, क्योंकि अगर दोनों टारगेट में थे, मैं 2 या 2.5 मिनट पहले उधर से निकला, और तो मुझे लगता है मेरे पिताजी ने जाते जाते भी मुझे सिक्योर करके गए, मेरी सुरक्षा करके गए। और उनकी जो लड़ाई है, मेरे रगों में भी उनका खून दौड़ रहा है, तो जो लड़ाई वो लड़ते थे मैं आगे जाके वही करूँगा। गरीबों के लिए, गरीबों के हक़ के लिए वो लड़ाई ज़रूर लड़ूँगा। ज़ीशान, यहाँ पर 2-3 चीज़ें। एक तरफ ये कहा गया कि एक SRA की डेवलपमेंट की बात है, जिसे एक वजह बताएगी। दूसरी तरफ ये कहा गया क्योंकि सलमान खान के आप लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, करीबी हैं, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की बात की गई। ये कहा गया कि 15 दिन पहले आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। बाबा के पास 3 लोग रहते थे, उनको सिक्योरिटी थी कि 8-8 घंटे में जो है एक-एक शख्स, एक-एक पुलिस अधिकारी उनके पास रहता था। क्या
वजह आप मानते हैं, क्योंकि आपने कहा कि अब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, क्या वजह थी, क्या हुआ था? सिक्योरिटी भी आपकी थोड़ी 15 दिन पहले बढ़ाई गई थी, क्या वजह आप मानते हैं अब जब आप इसके बारे में? देखिए, जैसे कोई रिपोर्ट्स से मैंने पढ़ा है कि कोई डेथ थ्रेट था, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कोई डेथ थ्रेट नहीं था। ये मुझे और मेरे परिवार को कोई जानकारी नहीं है कि हाल ही में कोई डेथ थ्रेट आया था। ये चीज़ ज़रूर है कि हमने सिक्योरिटी की बढ़त की मांग की थी। पिताजी की भी सिक्योरिटी, जो दूसरा गार्ड उनका बड़ा था, वो सिर्फ 12 घंटे के लिए बड़ा था। मुझे याद है पिताजी ने कहा भी था कि जो उनका काम है तो हमेशा शाम को ज़्यादा होता है, रात को ज़्यादा होता है। वांद्रे जैसे जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वांद्रे वेस्ट में वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और मैं वांद्रे ईस्ट में हूँ। तो कुछ मिनट पहले ही जो है वो दूसरा गार्ड ड्यूटी से गया। तो वो क्यों गया, कैसे गया, पिताजी से पूछ के गया। इतनी फायरिंग होने के बाद भी गार्ड ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? ऐसे तो एज अ सन मेरे पास बहुत क्वेश्चंस है जिसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है। मुझे यही बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो चीज़ें, जो शक हमारे दिमाग में थे, जो विचार हमारे दिमाग में थे, जो भी इंक्लिनेशंस या डाउट्स हमारे दिमाग में थे, वो हमने मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट द्वारा हमने बोली है। और देखिए, पिताजी के अस्पताल पहुंचने से पहले ही बहुत सारे एंगल्स को चलाया जा रहा था, जो मैं सोचता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिताजी हॉस्पिटल पहुंचे भी नहीं थे और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। आप बिश्नोई एंगल की बात करें, आप जानते हो किस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना जल्दी अगर आपकी इंटेलिजेंस है कि आपको पता चल रहा है कि कौन सा एंगल है, तो जब 1 महीने से ये चीज़ कर रहे थे तो फिर आप क्या कर रहे थे? मैं मुंबई पुलिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुंबई पुलिस भी मेहनत कर रही है अभी केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जो कमिश्नर साहब है फंसलकर जी, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मेरे से बात की है और वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, पूरी मुंबई पुलिस। पर मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टिगेशन की। जो मुझे पता चल रहा है कि इतने अरेस्ट हुए, मगर जब तक जो सारे किलर्स हैं और जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो पकड़े नहीं जाते और उनको सज़ा नहीं मिलती है, तो मैं और मेरे परिवार तो हमें रात को नींद भी कैसे आएगी? सही बात। और ये जो आपके शक्ल पर या आपके हाव भाव में भी वो तनाव दिखता है। बाबा से जब भी हम बात करते थे, बाबा सिद्दीकी से, तो आपके बारे में तो बात करते थे। मैंने कहा भी था कि वो पूछते थे ज़ीशान कैसा कर रहा है, मुस्कुरा के बात। आपको याद होगा यही बिल्डिंग के नीचे हमने कोविड के समय जब ऑक्सीजन आप लोग बांट रहे थे, आप दोनों से साथ में, तब मैं NDTV में था, हमने तब भी बात की थी। ये जब बाबा की डेथ हुई, एक शॉकिंग इंसिडेंट था कि एक मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक, NCP के बड़े नेता, अगर वो इस देश में, इस राज्य में, इस मुंबई जैसे शहर में, बैंड्रा में आपके ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पर भी सुरक्षित नहीं है, तो बाकी लोगों के क्या हालात हैं? लॉ एंड ऑर्डर की बात आई, रेकी की बात आई, क्या आपको लगता है इसे टाला जा सकता था? इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, आपकी भी सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या ये पहले होनी चाहिए थी? अब आपके फैमिली मेम्बर्स, इतने सवाल हैं, क्योंकि गृह मंत्री भी आए थे आपसे मिले, मुख्यमंत्री मिले हैं, अजीत दादा जो थे, अजीत दादा वो भी सरकार में है। क्या सरकार की ओर से कहा जा रहा है? और एज अ सन अब भी आपको क्या लगता है कि कुछ पता चल पाया है, नहीं चल पाया है? लोग भी जो हैं वो सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। देखिए, जब जीवन में आपका सबसे अमूल्य चीज़ आप खो देते हो तो आपको ज़्यादा आपकी इच्छा बचती नहीं है, आपका बाकी कुछ खोने का डर भी चले जाता है। क्योंकि हम बहुत ही एक क्लोज नेट फैमिली रहे हैं। खाना साथ में खाते थे, सब कुछ साथ में करते थे। मतलब मेरी और मेरी बहन की शादी भी नहीं हुई है, तो हम लोग सब 4 बहुत क्लोज थे। और मेरे पिताजी जब मुझे देखते थे और उनके आँखों में जो प्यार दिखता था, वो मैं कभी भी किसी और के साथ महसूस नहीं कर सकता। मेरी माँ, मेरी बहन है, मगर वो एक बॉन्ड हो या एक हमेशा वो जो देख के मतलब खुशी होती थी कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं पिताजी को के लिए वो एक ट्विंकल इन हिज आई बोल सकते हैं, वो चीज़ कभी भी खलेगी। और आपने जैसे कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा, तो जाहिर सी बात है कोई भी जो सेन आदमी है आपको यही बोलेगा कि अगर 1 महीने से रेकी हो रही थी तो इंटेलिजेंस फेलियर तो है, टाला जा सकता था। हाँ, 100% टाला जा सकता था। उनकी सिक्योरिटी अगर बढ़ जाती तो टाला भी जा सकता था, सिक्योरिटी अलर्ट होती तो टाला भी जा सकता था। 1 महीने से अगर मुंबई पुलिस थोड़ा उनका इंटेलिजेंस जो हम सोचते है तो टाला भी जा सकता था। अब मुझे बहुत सिक्योरिटी है, मगर अगर मुझे आप पूरा पुलिस स्टेशन भी दे तो मेरे पिताजी तो वापस नहीं आएंगे ना, तो क्या ही कह सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ और आपकी ये सारी भावनाओं के बारे में। ज़ीशान, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो कुछ पॉलिटिकल सवाल हैं। आज
5 साल पहले 24 तारीख को, एक दिन पहले, आज 25 तारीख है, जब हम बात करें, आप विधायक बने थे और वो तस्वीरें भी आई थी, बाबा आपको चूम रहे थे। आज के दिन आप एनसीपी अजित पवार गुट के साथ शामिल हुए हैं, कांग्रेस के साथ आपकी खिटपिट चल रही थी। ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, बाबा सिद्दीकी फरवरी महीने में चले गए थे, आपने ऐसा क्यों लगा आपको कि नहीं अब वहाँ पर जाना चाहिए, आज ही आप ज्वाइन हुए और आपको ये भी फॉर्म भी दे दिया गया? पिछले 5 साल से मैं कांग्रेस का विधायक हूँ। मैं 18 साल की उम्र से यूथ कांग्रेस का एक सदस्य हूँ। 3 चुनाव लड़े हैं मैंने यूथ कांग्रेस के। तो जब से होश संभाला है कांग्रेस ही दिखी है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह था। मगर पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी ने जितना हमें वैल्यू करना था वो वैल्यू किए नहीं। मेरे पिताजी को भी, मुझको भी लोग कहते अरे तेको एमएलए बनाया, तेको मुंबई का यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया। मगर वो ये नहीं देख रहे, जब मैं 2019 में कांग्रेस की टिकट से जीता था तो मैंने ऐसी सीट में जीत हासिल की थी जिसमें पिछले 4-5 बार कांग्रेस सेकंड भी नहीं आती थी। 2014 में तो 4th नंबर पे आई थी। फिर उसके बाद एक्स सीएम राणे साहब 25,000 वोट से आ रहे थे, फिर जाके मैं वो सीट जीता था। 2009 में भी चांदुलकर जी ये सीट हारे थे। तो ये तभी तो शिवसेना का गढ़ बोला जाता था, जिसको हमने हमारा गढ़ बनाया। उसके बाद यूथ कांग्रेस का चुनाव आया तो मैं यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा हूँ। 1 लाख के आसपास मुझे वोट मिले हैं, उसके बाद मुझे बनाया गया। तो ऐसा जो लोग बोलते हैं सब कुछ दिया, हाँ मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे टिकट मिली, मगर मैंने कठिन इलेक्शन लड़ा। मैंने कोई इजी सीट से इलेक्शन लड़ा नहीं था। उसके बावजूद जिस जगह से मैं इलेक्शन जीता, पता चलता है कि उसके बाद हमारी युति उनके साथ ही हो जाती है जिसका मैंने जम के अपोज किया था। आज जो वर्षाताई शिवसेना उबट्टा के साथ इतना खुल के प्रचार करती है, मैंने और वर्षाताई ने उस मीटिंग पे 2019 में राजस्थान जब हमारे सारे एमएलए लोग गए थे, उसमें हमने बोला था कि शिवसेना उबट्टा के साथ हमें अलायंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके सामने भी धारावी में मुझे लगता तभी शिवसेना उबट्टा का कैंडिडेट था। तो नेचुरली हमने इतना एक अग्रेसिव इलेक्शन लड़ा था, उनकी तरफ से भी अग्रेसिव था, एक इतना इंटेंस इलेक्शन लड़ा था। तो उसके बाद हम जब उनके साथ अलायंस में गए तो अनिल परब साहब ने मुझे एक बार बोला था, मैं तो तभी 26 साल का था, तो उन्होंने कहा था कि तुझे तो मैं काम करने नहीं दूंगा, तेरे वजह से मुझे बंगले से बहुत सुनने को मिला है। तो मैंने मेरे पिताजी को बोला, तो मेरे पिताजी ने बोला नहीं वो मेरा दोस्त है, वो ऐसे ही बोला होगा। मगर उसके बाद मुझे दिखने लगा कि परब साहब मुझे हर एक चीज़ में टारगेट करते थे। पुलिस स्टेशन में बोला गया था, बीएमसी में बोला गया था कि एमएलए के ऑफिस से कुछ भी, हमें अगर बोलता था कि साफ़ सफाई भी करने आओ तो ऑफिसर्स को बोला गया था कि कांग्रेस के एमएलए की बात नहीं सुना करो। मेरे पास जब फंड आते थे तो वो फंड अनिल परब साहब ले जाते थे। महाविकास आघाड़ी में सारे एमएलए को फंड मिलता था, जीशान सिद्दीकी को नहीं मिलता था। तो ये सब चीज़ों को मेरे को फिर पर्सनली नहीं करना। मैंने प्राइवेट लेबर की है। देखो हम तो लड़ने वाले लोग हैं, तो हार तो कभी नहीं मानते। प्राइवेट लेबर की हमने कोविड में, आपने देखा है, हमने खुद के और हमारे दोस्तों के आशीर्वादों की वजह से हमने लोगों की मदद की। मगर उसमें भी जब सरकारी कार्यक्रम होता था या कुछ भी होता था, मेरी ऑफिस से 200 मीटर दूर सरकारी कार्यक्रम होता है और मुझे उसका न्योता नहीं आता था। मैंने तो एक बार बोल भी दिया शिवसेना के लीडर्स को कि सर अगर आप मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं ऐसे ही आके रिबन काट दूंगा। मुझे गुरुदास कामत जी, जो लेट गुरुदास कामत जी है, उन्होंने कहा था कि एक बार यूथ कांग्रेस वालों को कोई ज़्यादा वो नहीं दे रहा था, तवज्जो नहीं दे रहा था, तो यूथ कांग्रेस वालों ने ब्रिज में जाके पहले ही इनॉग्रेशन कर लिया। मैं तो एक साधारण एमएलए हूँ, मुझे क्या है, वो मुख्यमंत्री साहब है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ घटनाएं हुई। मैं मीडिया में जब बोलता था तो मुझे दिल्ली से फ़ोन आता था कि नहीं आप नहीं बोल सकते हो अलायंस के अगेंस्ट, तो मैं करूं क्या। लेकिन आप तो कांग्रेस के थे, ये एक बार समझ में आता है कि शिवसेना के लोग आपके साथ में ये कर रहे थे जो आप आरोप लगा रहे, फिर कांग्रेस के लोगों ने क्या आपका साथ नहीं दिया? मैंने कांग्रेस के हर एक नेता के पास में गया, मेरे को यही जवाब मिलता था, अरे बेटा तेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सीएम साहब की नज़र है, जब उद्धव जी सीएम थे तो हम भी क्या कर सकते हैं। तो मैं बोला सर आपका डिपार्टमेंट है, आप कुछ तो कर सकते हो। नहीं बेटा, सीएम साहब से कौन दुश्मनी लेगा। तो मेरे सारे जो सीनियर्स हैं, महाराष्ट्र में 12 मंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने अपना हाथ ऊपर कर दिया। एक इंसान ने भी मेरे मदद नहीं की। और बाकी भी एमएलएज जब आप सरकार में तभी थे, यही बोलते थे कि ये 12 एमएलए की सरकार है, क्योंकि एमएलएज का काम नहीं होता, ये 12 मिनिस्टर की सरकार है। तो महाराष्ट्र से तो कोई मदद मिलती नहीं थी, दिल्ली कहती थी महाराष्ट्र से बात करो। तो कांग्रेस कभी कुछ हेल्प ही नहीं करती थी, बल्कि 2.5 साल से कांग्रेस की हाईकमान मुझे कह रही है कि आप वर्सोवा से लड़ो, आप बैकला से लड़ो, आपको एमएलए बनाना हमारा काम है, मगर आपको ये सीट नहीं दे सकते।
तो मैंने कहा मैंने काम किया है वांद्रे पूर्व से, तो मैं सीट चेंज क्यों करूँ? नहीं, शिवसेना उबट्टा सीट मांग रही है। अरे तो सीट मांग रही है तो आपके पास रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए आपके यंग एमएलए को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर वो नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो आपको गुस्सा ज़्यादा किससे, शिवसेना यूबीटी से, कांग्रेस से, किससे ज़्यादा गुस्सा है आपको? देखिए, शिवसेना उबट्टा से गुस्सा है, दर्द है कांग्रेस से कि बचपन से कांग्रेस में हूँ और उन्होंने साथ दिया नहीं, और इतना होने के बाद ये जब मेरे पिताजी का हत्या हुआ उसके बाद भी कांग्रेस के बहुत लीडर्स ने कहा नहीं आपको अनअपोज्ड करेंगे। जो वो लोग कह रहे हैं कि आपको क्यों ऐसी अपेक्षा थी, तो भाई मैंने तो अनअपोज्ड मांगा नहीं था। वो मेरे घर पे आए थे, मेरी मम्मी से मिले, मुझसे मिले, बोले कि नहीं जीशान बेटा कुछ गलत फैसला मत लेना, या तो हम अनअपोज्ड करेंगे या तो कुछ ना कुछ करेंगे, आप रुको। और फिर शिवसेना उबट्टा अपना कैंडिडेट अनाउंस कर देती है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना उबट्टा जो चाहे वो करती है। भले ही कांग्रेस ने उनसे ज़्यादा सीट लोकसभा में भी जीत के आए हैं, मगर एक बड़े भाई की तरह शिवसेना उबट्टा हमेशा अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करती है और मुंह की खाती है हमेशा। लेकिन क्या जीशान सिद्दीकी वाकई कांग्रेस से टिकट एक्सपेक्ट कर रहे थे? 2-3 कारण हैं इसके लिए। एक तो ये चल रहा था कि आपको यूथ कांग्रेस में आप थे, आपको वहाँ से आप निकले, फिर उसके बाद आप पर आरोप लगा था, हमने आपको याद भी होगा कि विधानसभा के नीचे बात की थी कि क्रॉस वोटिंग की बात हो रही थी, आप पर आरोप लग रहा था, कार्रवाई की बात चल रही थी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी फरवरी महीने में चले भी गए थे एनसीपी में, ये माना जा रहा था आप जाएंगे। फिर अजीत पवार के लिए आपने यहाँ पर एक लाड़की बहन यात्रा की भी ये की थी, आयोजन किया था। तो इससे ऐसा लग रहा था कि जीशान अब एनसीपी अजीत पवार गुट में जाने ही वाले हैं। क्या इससे ये तो ये कहेंगे कि हमने तो ये सोचा था इसलिए हमने शिवसेना यूबीटी को ये सीट दे दिया, इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये 2.5 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 2.5 साल पहले, 2 साल पहले जब मुझे इन लोगों ने स्टार्ट किया बोलना कि आप लड़िए, आप वर्सोवा से लड़िए, बाइकला से लड़िए, तब तो कुछ चालू भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने शुरुआत की कि नहीं हम ये सीट आपको दे ही नहीं सकते। फ्रस्ट्रेशन में आके पिताजी फरवरी में अपने भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको भी साइडलाइन किया जा रहा था। वो देश के पूरे विश्व के इतने बड़े नेता हैं मगर उनको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने भी फरवरी में ज्वाइन किया। उनके ज्वाइन करने के 1 हफ्ते बाद चंद्रकांत हांडोरी जी का राज्यसभा चुनाव होने वाला था। उनके नॉमिनेशन पेपर में मेरा साइन है। तब नाना पटोले जी ने ऑल एमएलए मीट में कहा कि जीशान तुम्हारे पिताजी ज़रूर गए एनसीपी में, मगर तुम राहुल गांधी जी की सिपाही हो, तुमको देख के अच्छा लग रहा है। मैं बोला सर मैं तो कांग्रेस का एमएलए हूँ, मैं इधर ही रहूँगा, अगर मुझे नहीं जाना होता तो मैं तब भी नहीं जाता। मगर फिर राज्यसभा का चुनाव नहीं हुआ तो उनको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं तो उनके जो कहते थे वो हमेशा करने ही वाला था, मगर उनको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी। और कुछ दिनों बाद मुझे निकाला भी नहीं, मगर एक नए अध्यक्ष को अनाउंस कर दिया। मुझे उस नए अध्यक्ष से भी कोई परहेज़ नहीं है, मगर मैं इलेक्शन जीता था। इलेक्शन लाखों लोग के साथ में इलेक्शन जीता था। तो अगर मुझे ऐसा कुछ था तो पहले शो कॉज दे देते थे, पूछ लेते थे कि पिताजी गए आप जा सकते हो। पहली बार तो नहीं है कि परिवार में अलग अलग लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ गलत हुई। फिर उसके बाद मुझे सारे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया, मुझे कोई मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता था। तो मैं सोचता था कि मैं कांग्रेस में हूँ या नहीं हूँ। मैंने थोराट साहब, तभी अशोक चौहान जी भी थे, पृथ्वीराज चौहान जी, विजय वडेट्टीवार, सबके पास जाता था। बोला सर मैंने क्या गलत किया आप मुझे बताओ। तो सब यही कहते थे कि नहीं तेरे को यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से नहीं निकालना चाहिए था, ये दिल्ली की पॉलिटिक्स ही गलत है। मगर अगर दिल्ली की पॉलिटिक्स गलत है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स गलत है, सब की पॉलिटिक्स गलत है, मुंबई की पॉलिटिक्स गलत है, तो मैं क्या करूँ? तो मुझे फिर कुछ रास्ता नहीं मिला। फिर लाडकी बहन जब आई तो लाडकी बहन का इन्होंने मुझे, मेरे मतदार संघ का मुझे अध्यक्ष बनाया अजीत दादा ने। अजीत दादा के जो बेटे हैं पार्थ पवार जी मेरे जुड़े दोस्त हैं और हमेशा पारंपरिक रिश्ता हुआ है। तो लाडकी बहन की वजह से हज़ारों महिलाओं ने इसका लाभ उठाया। मैं तो हमेशा कहता था कि अगर सरकार के हम विपक्ष में भी है और सरकार कुछ अच्छा काम कर रही हो, वो कोई भी सरकार हो, तो हमें इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और कॉन्शियस होना चाहिए कि हम वो अप्रिशिएट करें। क्योंकि हर एक चीज़ का अगर हमने अपोज किया तो फिर तो हम जोकर कहलाएंगे कि नहीं ये तो भाई बोलते रहते हैं, अपोज ही करते हैं। तो जब लाडकी बहन आई तो मैंने अपने लोगों को भी कहा, कांग्रेस के एमएलए, अरे भाई शिवसेना उबट्टा के लोग भी छुपके से ये काम कर रहे थे मगर खुद के नहीं आ रहे थे। अगर घर की महिला को 1500 रुपये मिलेगा तो अच्छा ही है उसके इंडिपेंडेंस के लिए, उसके घर खर्च के लिए। तो ये चीज़ की। फिर अजीत दादा ने हमको पूछा कि नहीं लाडकी बहन कैसा चल रहा है। मैंने बोला बहुत अच्छा चल रहा है, 40-45 हज़ार 50 हज़ार लोगों ने, महिलाओं ने वांद्रे पूर्व में हिस्सा लिया है। तो उन्होंने बोला ठीक है तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। रक्षाबंधन का दिन था, मैं बोला आइए मिलिए। तो वो भी कार्यक्रम किया।
मगर मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ दगाबाजी नहीं की। जब नॉमिनेशन फॉर्म भी आया तो मैंने एक मेरे रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, तो उधर के उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको फॉर्म नहीं दे सकते, हाईकमांड ने मना किया। मैंने बोला ठीक है, वो भी सराखों पर है। ये सब होने के बाद जब मेरे पिताजी की हत्या हुई तब भी हाई कमांड से लेके महाराष्ट्र के लीडर्स मेरे घर पे आए, मेरे फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं अनअपोज्ड करेंगे बेटा, जो भी है तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ है, इससे बात करो उससे बात करो, रुको कुछ डिसीजन मत लेना। उसके बाद यही हुआ जो पहले होना था। तो ये चीज़ तो मुझे 2.5 साल पहले बोली गई थी, मगर फिर एक बार मेरे साथ खेल खेले गए। और इस कठिन समय में जब मुझे खुद समझ में भी नहीं आ रहा है, मेरी माँ बहन मतलब सोए नहीं है अभी भी, सुबह सुबह वो जागती है और बोलती है जीशान क्या हुआ, वो कुछ पता चला क्या। तो ये सब माहौल में भी मेरे साथ खेल खेले गए हैं। और अजीत दादा, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी, जो मेरे पिताजी ने उन पर ट्रस्ट किया था और एनसीपी ज्वाइन किए थे, उन्होंने आज इस कठिन समय में मेरा साथ दे के मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन एनसीपी अजित पवार गुट क्यों? लोकसभा में वो केवल 1 सीट जीत पाए थे। आप अगर सोचिए महायुति में भी जाना होता, एकनाथ शिंदे की शिवसेना थी, वहाँ पर बीजेपी थी, एनसीपी अजित पवार गुट। अजीत दादा एक ऐसे व्यक्ति है जिनको मैं पर्सनली बहुत सालों से जानता भी हूँ और उनको एडमायर भी करता हूँ। अजीत दादा, प्रफुल्ल पटेल जी, ये पहले सब कांग्रेस की विचारधारा ही रखते थे, सुनील तटकरे जी सब एक ही थे। तो उनकी जो विचारधारा है अभी, जो एनसीपी एपी की विचारधारा है, वो एक सेक्युलर विचारधारा है। बहुत सारी चीज़ों में होगा, जब अलग अलग चीज़ें हुई थी तब कांग्रेस और शिवसेना उबट्टा तो अपने आप को अगर सेक्युलर बुलाती है तो वह मजाक करती है, क्योंकि आज रात को वो सेक्युलर रहेगी, इस एरिया में सेक्युलर रहेगी तो उस एरिया में जाके वो कुछ और बोलेगी। तो उनसे बड़ी ढोंगी पार्टी तो शिवसेना उबट्टा से जैसे है ही नहीं। एनसीपी अजीत दादा एक ऐसे व्यक्ति है जो मैं भी, जैसे मैं बोलता हूँ आई कॉल अ स्पेड, अजीत दादा भी कॉल्स अ स्पेड। और डंके की चोट पे जो उनको सही लगता है वो कहते हैं, वो चीज़ों को कंडेम करते हैं और वो सही मायने में सेक्युलर है और डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। इसीलिए मैंने राष्ट्रवादी एनसीपी चूज़ की। मेरे आखिरी 2 सवाल, एक ये कि आप जिनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं शिवसेना यूबीटी से, वरुण सरदेसाई आदित्य ठाकरे के कज़िन हैं, उनकी भी कुछ जर्नी वैसे रही है। आप यूथ कांग्रेस से जुड़े थे, वो युवा सेना से जुड़े थे, वो अभी आपके सामने लड़ रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि 2019 से पहले इसे एक शिवसेना का स्ट्रॉन्ग गढ़ माना जाता था, जिसे आपने 2019 में तोड़ा। अब इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? 2 ऐसे लोग जो यूथ कांग्रेस या फिर युवा सेना से आए हुए हैं और सामने लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? आप कितना कॉन्फिडेंट? देखिए, मैं वरुण को तो जानता भी नहीं हूँ, मैं आदित्य मेरा हमेशा दोस्त रहा है, मगर मैं वरुण को पहचानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी 1-2 बार उससे मुलाकात हुई है, पर मैं उसको ज़्यादा जानता नहीं, उसके बारे में मैंने पढ़ा भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्ला में रहता है, पहले पार्ला में इंटरेस्टेड था, फिर इधर आया, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो मगर ठीक है, उसने भी अपने जो है, हर एक इंसान का संवैधानिक हक है चुनाव लड़ना, और वो चुनाव लड़ रहा है। तो मैं उसके पर्सनली अगेंस्ट कुछ फ़िलहाल बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि चुनाव लड़ रहा है, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, मुझे ये पता है कि वांद्र पूर्व की जनता जानती है कि मैंने 5 साल में कितना काम किया है, मेरे परिवार ने कितना बलिदान दिया है, वो देख के हम वोट मांगेंगे और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री इस बार 2024 पे करके दिखाएंगे। आखिरी सवाल यही है कि पिताजी के बिना इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, कमी खलेगी, इसका इम्पैक्ट होगा एज अ सन और साथ ही साथ एज अ कैंडिडेट, क्योंकि वो इतने सालों से जुड़े हुए थे राजनीति के साथ, समझते थे, इससे आप कैसे? मुझे पिताजी की कमी हर लम्हा खलती है, हर 10 मिनट में। कभी कभी मैं जब बैठता हूँ तो मैं ऐसा होता हूँ कि मैंने यार पिताजी नहीं है अभी, तो वो रियलाइजेशन कब आएगा मुझे नहीं पता। मुझे लगता है 12 अक्टूबर को मैं एक ही रात में 20 साल बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि आज AB फॉर्म होगा। और सारे आप जर्नलिस्ट दोस्त जानते हो कि पिताजी होते तो गीली पप्पी देते, गले लगते, वो क्या वो चीज़ था, मगर वो उनकी खली तो हमेशा, उनकी कमी हमेशा होगी, पर उनके रगों में मेरे रगों में उनका खून है। जो दृश्य मैंने उस दिन देखे थे वो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, मगर उनकी जो लड़ाई है वो मुझे लड़नी है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैं जानता हूँ कि वो उनका एक वो सपना था, दृढ़ता थी कि नहीं, ये इलेक्शन फिर एक बार जीतना है। तो उनका जो अधूरा सपना है वो पूरा करना है, और कैसे भी करना है, और वांद्र पूर्व की जनता को सर्व करना है, और करेंगे।
ज़रूर। ऑल द बेस्ट ज़ीशान। ये बहुत ही चैलेंजिंग साथ ही साथ टफ समय है, लेकिन इस सब के बीच में आपने बात की, तो आपको चुनाव के लिए भी ढेरों शुभकामनाएं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना ज़ीशान सिद्दीकी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। हमें भी पता है कि ये उनके और उनके परिवार के लिए कठिन समय है, लेकिन क्योंकि इलेक्शंस है तो हमने इलेक्शन से भी जुड़े हुए सवाल उनसे पूछे हैं। वो न्याय की अपेक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब वो एनसीपी अजित पवार गुट से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर से बांद्रा ईस्ट, जहाँ से वो चुन कर आए थे 2019 में, वहाँ पर वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। नमस्कार।